आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। आपने सर्किट में स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिटेक्ट करना है तो हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल इसका वही है कि जब भी आप करंट कैरिंग कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं, हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन है। आपने एक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप से इसको लटकाया हुआ है। ठीक है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप क्यों ली गई है? क्योंकि इसमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नहीं होता है और किंक्स नहीं पड़ते, मतलब इकट्ठी नहीं होगी ये। दूसरा, इसमें हमने एक कॉयल ली हुई है, कॉपर कॉयल है जो इंसुलेट की गई है। ठीक है, और इसके साइड में हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है। रेडियल है, रेडियल मतलब एक हॉर्स शू की शेप में ये रहेगी। रेडियल मतलब थोड़ी सी मुड़ी हुई। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का पर्पज़ क्या है कि ये जैसे जैसे कॉयल रोटेट करेगी ये हमेशा ही रेडियल फील्ड क्या करेगी, उसको इन द पैरेलल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी। क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है कॉयल के ऊपर तब मैक्सिमम होगा जब उसके पैरेलल में रहेगी वो। ठीक है, या इसके नॉर्मल के 90 डिग्री पे। अगर कॉयल का नॉर्मल हम लेते हैं तो कॉयल के नॉर्मल के हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी। उसके बाद हमने इसके नीचे एक स्प्रिंग लगाया हुआ है। स्प्रिंग का काम है कि जैसे ही ये कॉयल रोटेट करेगी तो वो उसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो इस स्प्रिंग द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको नाम देंगे हम रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, जो टॉर्क एक तो हुआ करंट की वजह से उसको रोटेशन मिलेगी, लेकिन जो स्प्रिंग है वो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा, इसलिए वो करंट देगा टॉर्क और स्प्रिंग देगा रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। इसको हमने एक एनक्लोज किया है, कैबिन आप इसको कह सकते हो, इसके अंदर, ताकि आपका एयर का आपका इफेक्ट इसके ऊपर ना पड़े। हवा चलती है तो इससे उसके अंदर जो वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क ना आ जाए। ठीक है, ये बैलेंस दिए गए हैं, बैलेंस से इसको बैलेंस किया गया है। फिर उसके बाद ये कहता है कि आपने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखना है। सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पज़ क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आपकी हॉर्सशू मैग्नेट या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो मैक्सिमम इस कॉइल से पास करे। तो मैक्सिमम तभी कॉइल से पास करती है जब उसको कोई अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये बाहर से, ये इस वाले पॉइंट से तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी, तो ड्यू टू दिस कॉइल जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। तो इससे हमें क्या होगा, मैक्सिमम लाइंस आपकी क्या है कॉइल में से पास करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको इंसर्ट करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को। अब हम मान लेते हैं जो कॉइल की लेंथ है वो स्मॉल एल है और ब्रेड्थ बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल एरिया एन इंटू कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक है, बी उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, आई उसमें से करंट पास किया गया है। अल्फ़ा है जो आपका कॉयल जो आपका अल्फ़ा एंगल है वो विद द नॉर्मल हम इसमें जनरली लेते हैं कि जो आपका कॉयल का नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल सबटेंड करेगा वो आपका अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो एक तो हमने कहा कि जो कॉयल है ये अगर मान लो ये पेज कॉयल है और इसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, एक तो ये केस होता है। दूसरा होता है जब मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है। तो ये जो अल्फ़ा है इट इज़ विद द नॉर्मल, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है उसका नॉर्मल के साथ कितना एंगल है वो हमने अल्फ़ा एज्यूम कर लिया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है तो नॉर्मल के साथ वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो इसलिए हम अल्फ़ा क्या लेते हैं, 90 डिग्री इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो टॉर्क की एक्सप्रेशन आपको पता है, ये आपका एक्सप्रेशन रहता है, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू हम 90 डिग्री डाल रहे हैं तो साइन 91 हो जाएगा। तो आपको टॉर्क हमेशा ही क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा इन दिस केस। ठीक है, फिर ये कहता है कि ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉयल विल रोटेट, कॉयल रोटेट करेगी। फिर क्या होगा, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो उसको वापस लाने की कोशिश करेगा। अब ये कहता है कि मान लो थीटा एंगल पे कॉयल रोटेट की है तो जो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो भी थीटा ही होना चाहिए, तो इट विल बी इक्वल टू के इंटू थीटा। ठीक है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, मतलब जो प्रोड्यूस हुआ उसमें, जब आपने दरवाजे को खींच लिया एक एंगल पे, अब उस पर जो एनर्जी स्टोर हुई वो होगी इसकी रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, वो कितनी हुई, के थीटा। अब वो के थीटा क्या करेगा, उसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो जनरली जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ इट विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन से एन आई ए बी इक्वल टू के थीटा कर देंगे। के थीटा करेंगे तो आपका क्या होगा, जो आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, के अपॉन एन ए बी थीटा, और आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा सर्किट में करंट होगा उतनी ही उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, कॉइल उतनी ज़्यादा रोटेट करेगी। ठीक है, और साथ में हमने इसकी वैल्यू भी ध्यान में रखनी है, के अपॉन एन ए बी थीटा आई। ठीक है, ये आपका आगे यूज़ होगा। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि जब आपने यूनिट करंट पास किया तो वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ।
जो कॉयल है वो कितनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आई एस इज टू थीटा अपॉन आई, थीटा मैंने आपको कहा थीटा अपॉन आई, यहाँ से आप देख सकते हो अगर मैं थीटा अपॉन आई यहाँ से निकालता हूँ तो ये बन जाएगा एन ए बी अपॉन के, मतलब इस आई को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बी अपॉन के। वोल्टेज सेंसिटिविटी वही बात है कि अगर टू टर्मिनल में आप यूनिट वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वो कितना डिफ्लेक्ट होगा, दोबारा से वही बात है पर अब है वोल्टेज के केस में, तो ये थीटा अपॉन वी आ जाएगा। थीटा वी क्या होता है ओम्स लॉ से आई आर, तो थीटा अपॉन आई ये वैल्यू पुट कर देंगे और आर उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि आप जो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बना सकते हो और गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बना सकते हो। तो हम पहले वोल्टमीटर देखेंगे। वोल्टमीटर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है, या हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी हम इसको कहते हैं। तो आपको पता है कि कभी भी आपने किसी सर्किट को हाई रेजिस्टेंस बनाना है तो हम उसमें रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर हम हाई रेजिस्टेंस बना देते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर आपका क्या बन जाता है, वोल्टमीटर बन जाता है। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितनी हो जाएगी, जी प्लस आर, ये हुई टोटल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है व्हाट इज करंट, इट इज पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल कितना है वी और रेजिस्टेंस टोटल कितना है जी प्लस आर। इस करंट को हम आई जी नाम देते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है, तो जी प्लस आर कितना हो जाएगा वी अपॉन आई जी, और यहाँ से कैपिटल आर निकाल दें तो ये बन जाएगा वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है आपका वोल्ट मीटर के केस में, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमने एमीटर बनाना है इसको, तो एमीटर हम कैसे बनाएंगे, एमीटर आपको वही पता होना चाहिए कि एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। तो आपने गैल्वेनोमीटर को अगर लो रेजिस्टेंस बनाना है तो आपको इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस शंट जोड़ना पड़ेगा, इसको हम शंट कहते हैं, शंट होता है लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है। तो शंट मैंने इसके पैरेलल में जोड़ दिया तो इससे इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर की जितनी है उससे भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम रहती है, तो वोल्टेज ओम्स लॉ में वोल्टेज क्या होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस आई जी इंटू जी, और यहाँ पे कितना है करंट आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से आप दोनों को बराबर कर लो, इस ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बराबर है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो एस आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आई माइनस आई जी को डिवाइड में ले जाओ, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हो।